देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी है दीनापुर गांव की। आजकल जहां पर सिनेमा घर में फिल्म देखने का काम कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो इसी के चलते हाल में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम गदर 2 है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रखी है। लेकिन इसी मूवी को देखने के लिए गए दिनेश जी बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ ऐसा किस्सा हो गया जिसके बाद से उन्हें सिनेमा घर जाने से ही डर लगने लगा है। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये करीब 7 दिन पहले की बात होगी जब दिनेश जी सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए जा रहे थे। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, गर्मियों का मौसम चल रहा था। तो ऐसे में बाइक के ऊपर बैठकर जो ठंडी हवा अपने बदन को छूती है उसे महसूस करके काफ़ी अच्छा लगता है। दिनेश जी भी दीनापुर गांव के लिए निकल पड़े थे। उन्हें भी उसी गांव के अंदर एक टिकट मिल गई थी। हालांकि उनके परिवार वालों में से उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि टिकट तो पहले से ब्लैक में बिक रही थी। और अगर वो अपने घर वालों में से किसी को अपने साथ लाते तो शायद उनको भी टिकट नहीं मिलते। खैर, अब कुछ देर के बाद वो सिनेमा घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस समय तक रात के 9 बज रहे थे और आज 14 अगस्त था। और 14 अगस्त का मतलब था कि आज भी अच्छी खासी भीड़ रहने वाली थी। 15 अगस्त की तो बात ही अलग थी। वो जैसे सिनेमा घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर भी काफ़ी सारी भीड़ थी और लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। धीरे धीरे लोगों ने अपनी बुकिंग की हुई सीट के ऊपर बैठना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद इस सिनेमा हॉल पूरे तरीके से भर गया था। सिनेमा हॉल के अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अभी भी मूवी ऑन नहीं हुई थी। सभी को बस फिल्म के ऑन होने का इंतज़ार था। कुछ देर के बाद मूवी ऑन हुई और उसके बाद सभी वहाँ से निकलने लगे। दिनेश जी को भी फिल्म काफ़ी अच्छी लगी और वो भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए सिनेमा घर से बाहर निकल गए। दोस्तों, इस कहानी का बेहतरीन एक्सपीरियंस जानने के लिए मैं आपको आगे की कहानी दिनेश जी के पॉइंट से सुनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं सिनेमा घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सिनेमा घर के बाहर मुझे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी। मगर जब मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दरअसल मैंने देखा कि मेरी बाइक का पिछला पहिया ही गायब हो चुका था। शायद किसी चोर ने बाइक को उठाने के बजाय बाइक के पिछले वाले टायर को निकाल दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उस वक्त मैंने सीसीटीवी भी चेक करवाया तो उसमें मैंने देखा कि एक आदमी ने मेरी बाइक का पहिया निकाल लिया था और वो अपने साथ ले गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। मैं बस हताश होकर वहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन उलझन की बात तो ये थी कि अब मेरी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। सभी लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। ऐसे में मैं समझ गया था कि मुझे भी अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले किसी टायर की दुकान को ढूंढने लगा। वहाँ पर बाजार था, तो ऐसे में दुकान का मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इतनी रात को कोई दुकान खुली हुई होगी या फिर नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। वैसे तो पंचर वाली दुकान इतनी रात को भी काफ़ी बार खुली मिलती थी, क्योंकि ये काम तो कभी भी पड़ सकता था। ऐसे में मैंने काफ़ी देर तक बाज़ार के अंदर दुकान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी दुकान नज़र नहीं आ रही थी। फिर जब मुझे लगा कि अब बाइक को यहीं पर छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस होने लगी। अब तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने सिनेमा घर के एक छोटे से कमरे के अंदर अपनी बाइक को रुकवा दिया और फिर मैं पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगा। वैसे तो मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, करीब 7 से 8 किलोमीटर का ही रास्ता मुझे पैदल तय करना था। ऐसे में मैं आराम से अपने फ़ोन चलाते चलाते रास्ता तय कर सकता था, लेकिन मेरे भारी शरीर के लिए शायद ये काफ़ी कठिन होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि या तो मुझे रास्ते पर कोई गाड़ी या साधन मिल जाएगा या फिर मैं बस से होकर निकल जाऊंगा। लेकिन इतनी रात को बस का मिलना भी काफ़ी मुश्किल था। मगर एक बार बस स्टैंड में जाने से क्या तकलीफ़ थी मुझे। फिर मैं जैसे सिनेमा घर के बाहर से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक टॉयलेट करने की जगह बनी हुई थी और इस वक्त मेरे ऊपर भी टॉयलेट का काफ़ी प्रेशर बना हुआ था। तो मैं जल्दी से वहाँ पर गया और टॉयलेट करके वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे किसी चीज़ के जलने की बदबू आई। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास में कोई चीज़ जल रही है।
जैसे ही मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ मैं टॉयलेट करके आया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक हल्की आग लगी हुई थी। वहाँ पर जलती हुई आग को देखकर मैं तो हैरान हो गया था, क्योंकि जब मैं वहाँ पर टॉयलेट करने गया था तब तो मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर इस तरह अचानक आग का जलना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गया। यहाँ से बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं था, तो ऐसे में मुझे भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली थी। उसके बाद मैं सीधा सड़क से चलता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा और जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर मेरी जो उम्मीद थी उनके ऊपर भी पानी फिर गया था। दरअसल अब मुझे वहां पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ये सब देखते ही मेरा तो दिमाग गर्म होने लगा, क्योंकि अब मेरे लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो मैं किसी भी हालत में अपने घर पर नहीं जा सकता था। फिर जब मुझे लगा कि यहाँ पर अपने आप को कोसने से तो अच्छा है कि मुझे पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने कदमों के साथ अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। अब 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था मुझे, तो ऐसे में हालत तो ख़राब होने ही वाली थी। इसलिए मैंने जाते समय पानी की एक बोतल खरीद ली थी। जब मैंने दुकानदार से बस के बारे में पूछा था तो उसने भी बताया था कि रात को यहाँ से कोई भी बस नहीं गुजरती है, ऐसे में आपको पैदल पैदल ही आपका सफ़र तय करना होगा। दोस्तों, दुकानदार की बात से मैं समझ गया था कि अब मुझे कोई भी गाड़ी या बस नहीं मिलने वाली, लेकिन जाते समय उस दुकानदार ने मुझे ये भी कहा था कि भाई साहब ज़रा संभल कर जाना, रास्ता कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो ये बातें मैं पहले भी सुन चुका था, लेकिन जिस तरह का उसका रिएक्शन था उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उसके इस रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मन मगन होकर अपने गांव की तरफ निकल गया। अब अंधेरा काफ़ी हो गया था। जब मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो इस समय रात के 12:51 हो रहे थे, यानी कि रात के लगभग 1 बजने को आए थे और अभी मैं सुनसान पड़ी सड़कों के ऊपर बेहद ही आराम से चले जा रहा था। अब 7 किलोमीटर का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, और वो भी इस तरह की अंधेरी रात में जहाँ पर सड़क पूरी तरीके से खाली होती है और चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। खैर, मैंने बस चुपचाप पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया और अपने कान में हेडफोन लगा लिए थे, इसलिए मुझे सन्नाटे के बारे में इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर तक तो मैं यूं ही चलता रहा, लेकिन जब अचानक मेरा गाना बंद हुआ तो मेरे फ़ोन की घंटी भी बजने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई फ़ोन आ रहा है, मगर जैसे मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि फ़ोन के अंदर गाने तो बज रहे थे, लेकिन कोई कॉल भी नहीं आ रही थी और ऊपर से अब गाने की ध्वनि भी बंद हो गई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद डोंट डिस्टर्ब मोड ऑन हो सकता है, तो ऐसे में घंटी तो बजती है लेकिन नंबर शो नहीं करता है। जब मैंने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया तो वहाँ पर भी सब कुछ सही था, पर इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और इस सन्नाटे भरी रात के अंदर जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिंहर उठा। फिर मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि 6 फुट का लंबा सा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे रहा था। उस वक्त अंधेरा काफ़ी था, तो ऐसे में मुझे उस लंबी कद काठी वाले आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब कौन हो आप और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनते उस आदमी ने एक एविल मुस्कान देते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ होगा? उसकी बात सुनते मैंने कहा, मैं तो सिनेमा हॉल से मूवी देख कर आ रहा हूं, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उसकी ये बात सुनते मैं फिर से घबरा गया, क्योंकि वो आदमी मुझे ऐसे कैसे बोल सकता था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन मैंने क्या अच्छा नहीं किया, बस मैंने इतना ही तो कहा था। कि तभी उसने ना जाने क्यों मगर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर नीचे पटक दिया। ये इतनी जल्दी में हुआ कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, और फिर जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो आदमी किस तरह से आया और अचानक ही किस तरफ गायब हो गया। कहीं ना कहीं मैं इतना तो समझ गया था कि ये जो भी था कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ज़रूर इसके अंदर काफ़ी ताकत थी और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये कोई शैतान हो।
मैं बचपन से भूत प्रेत बाकी चीज़ों पर विश्वास करता आया था, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सुना था कि इस रास्ते पर कुछ भूत प्रेत जैसा भी रहता है। हालांकि आते वक्त उस दुकान वाले ने मुझे इस जगह पर सावधानी बरतने को कहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे बस डराने के लिए सब कह रहा होगा। मगर इस समय बेहद ही ज़रूरी ये हो गया था कि किसी भी तरह मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाऊं, वरना आज मूवी देखने का जो मेरे ऊपर भूत सवार था वो पूरी तरीके से उतरने वाला था। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि फिर अचानक मेरे सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया। मुझे ठीक से वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ये तो वही आदमी था जिसने मुझे अभी अभी उठाकर नीचे पटका था। तभी मैंने कांपती जुबान में उस आदमी से कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए? मेरी बात सुनते उस आदमी के पाँव मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये आदमी मेरे साथ करना क्या चाहता है। धीरे धीरे वो मेरी तरफ आता गया और उसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी अब तेज होती गई। फिर उसके बाद वो मेरे पास पहुंचा और एक हल्की सी आवाज़ में कहा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसकी ये बातें सुनकर फिर से मैं सकपका गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने क्या किया था। और इससे पहले कि वो आदमी फिर से मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाता कि मैं तुरंत ही उठा और सरपट वहाँ से भागने लगा। इस बार मैं कहीं पर भी रुकना नहीं चाहता था। अगर मैंने कहीं पर भी रुकने की कोशिश की तो फिर इसके बदले मुझे मौत ही मिल सकती थी। इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर सड़क पर भागता जा रहा था। फिर कुछ देर तक लंबी दौड़ लगाने के बाद मैं हमारे गांव के एक कच्चे रोड पर पहुंच गया। वहाँ से हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं था। वैसे तो मेरे लिए 7 किलोमीटर का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, लेकिन जब मैंने इस 4 किलोमीटर के सफ़र को तय किया था तब मुझे सिर्फ 25 मिनट लगे थे। और इन 25 मिनट के अंदर मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को महसूस कर लिया था जो एक डरपोक इंसान को कभी भी ख़त्म कर दे। लेकिन मैं तो अभी भी किसी पागल कुत्ते की तरह सड़क पर भागता जा रहा था। और आखिर में मैं सही सलामत बचकर अपने घर भी पहुंच गया। और उसके बाद मेरे साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और घर जाकर मैं घर वालों को सारी बात बताई तो वो भी मेरी बात को सुनकर हैरान रह गए। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी घटना उनको बता दी थी। और उसके बाद वो मुझे वहाँ से सीधा अपने गोगा मेड़ी के पुजारी के पास ले गए। और उस पुजारी ने बताया कि जहाँ पर मैंने टॉयलेट किया था वहाँ पर किसी की समाधि बनी हुई थी और गलती से मैंने उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया था। और उस समाधि वाले आदमी को इतना बुरा लगा कि वो तुम्हारी जान लेने के लिए उतावला हो गया था। अगर तुम चाहते हो कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो तो तुम्हें वहाँ पर वापस जाना होगा। और उस समाधि वाली जगह पर एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पर पानी से उसे साफ करना होगा और उसके साथ ही उससे माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम्हारा काम सही रहा तो फिर वो तुम्हें माफ़ कर देगा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे एक गहरा सदमा सा लगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर किसी की समाधि भी थी। उसके बाद उस पुजारी ने हमें बताया था। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। दूसरे दिन जाकर हमने उस पत्थर को धो दिया और उससे माफ़ी भी मांग ली। दोस्तों, उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ भी अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उस दिन के बाद मैं एक बात समझ गया था कि जहाँ पर भी किसी इंसान को समाधि दी जाती है वहाँ की जगह काफ़ी पवित्र होती है और हमें वहाँ पर गलती से भी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, वरना वो आत्मा भटक जाती है और फिर वो हाथ धोकर हमारी जान के पीछे पड़ जाती है। इसलिए मैं उस दिन के बाद अब कभी भी इस तरह की जगह पर टॉयलेट वगैरह नहीं करता और ना ही रात में कहीं बाहर निकलता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।